नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक की। क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के अंतर्गत 2000 रुपये के नोट वापस लिए। नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई को अपनाने की इच्छा व्यक्त की। और इटालियन ओपन टेनिस के फाइनल में आज दोपहर कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना का सामना यूक्रेन की एनहेलिना कलिनिना से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम हिरोशिमा पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से कल हिरोशिमा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। श्री मोदी और श्री किशिदा ने G7 और G20 की अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान परस्पर तालमेल बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों पर भी चर्चा की। आज प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विमर्श करेंगे। आज सम्मेलन के बाद क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक भी निर्धारित है। G7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, पर्यावरण और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा होगी। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री कल पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। जापान ने भारत की एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में जापान के डिजिटल मंत्री कोनो तारो ने दोनों देशों के बीच जारी डिजिटल सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के ईआईडी को परस्पर मान्यता देना और डिजिटल लेनदेन का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार रक्षा उत्पादन क्षमता 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने की सराहना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस क्षेत्र में और भी अधिक आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल से विमानन ईंधन बनाने और स्वदेशी फीडस्टॉक और सतत विमानन ईंधन पर भारत की पहली घरेलू वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने के ऐतिहासिक कदम की भी सराहना की। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया आज दूसरी बार राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। 75 साल के सिद्धरामैया, जो 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अब दूसरा अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्य मंच के पीछे बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है और मंच के दोनों साइड्स में भी एलईडी स्क्रीन लगाया गया है। रनिंग ट्रैक और ग्राउंड पर लाल कालीन बिछाई गई है। लगभग 1800 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। केवल पासेस प्राप्त लोगों को मंच के पास प्रवेश प्राप्त है। पासेस बिना एंट्री के अन्य प्रबंध किए गए हैं। स्टेडियम के चारों ओर वाहन संचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान वे अहमदाबाद में देवभूमि द्वारका और गांधीनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें राष्ट्रीय तटवर्ती पुलिस अकादमी और सीमा सुरक्षा बल की चौकियों का उद्घाटन तथा आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला और मोदी समुदाय के राष्ट्रीय कन्वेंशन का उद्घाटन शामिल है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
गृहमंत्री अमित शाह अपने दौरे के पहले दिन द्वारका के ओखा में तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी की आधारशिला रखेंगे। समारोह के दौरान वह कच्छ जिले के जखाऊ तट पर स्थित बीएसएफ की 5 तटीय चौकियों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। कल मंत्री अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों का उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी की एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी शुभारंभ करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने कहा है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोटों से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। कल एक वक्तव्य में केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति के अनुसरण में उसने 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय बैंक ने कहा कि परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं को नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है। 23 मई से इन नोटों को किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक बदला जा सकता है। ये सुविधा 23 मई से आरबीआई के 19 उन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदान की जाएगी जहां इसे जारी किए जाने के विभाग हैं। आरबीआई ने कहा कि इस प्रक्रिया को नियत समय में समाप्त करने के लिए और लोगों को पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगी। समाचार कक्ष से अलका सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2023 के आवेदकों और विशेष रूप से मणिपुर, जम्मू कश्मीर और झारखंड के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सीयूईटी 2023 परीक्षा मणिपुर में 29 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूजीसी ने बताया कि परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प अभी उपलब्ध है। 697 आवेदकों ने पहले मणिपुर में परीक्षा देने का विकल्प चुना था। एनटीए ने राज्य में कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की और मणिपुर प्रशासन के साथ सलाह मशवरा किया। आवेदकों से परीक्षा के लिए उनकी पसंद के शहर के बारे में भी टेलीफोन से पूछा गया। एनटीए जम्मू कश्मीर से बाहर के आवेदकों के लिए श्रीनगर में अस्थायी परीक्षा केंद्र बनाने पर भी विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर में बनाए गए 15 परीक्षा केंद्रों में कुल 44,425 आवेदक भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर और झारखंड के कुछ आवेदकों को अपने पहले बताए गए राज्य से बाहर सीयूईटी की परीक्षा देनी पड़ सकती है। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कल देश भर में आयोजित होनी है। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। इस उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला में आज सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बनने की दिशा में की गई पहलों की जानकारी दी जा रही है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में कोयले की आपूर्ति भी 45.37% की वृद्धि के साथ 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2023 में कुल कोयला उत्पादन 893.8 मिलियन टन हो गया है। यह देश के इतिहास में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने कोयला क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-2024 की कार्य योजना के अनुसार समग्र उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर कोयला उत्पादन लक्ष्य 1012 मिलियन टन है। कोयला मंत्रालय 2030 तक कोकिंग कोयले के उत्पादन को 140 मीट्रिक टन तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग परामर्श पत्र से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए हितधारकों के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। टिप्पणियों के लिए नई समय सीमा इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दी गई है। साथ ही प्रति टिप्पणियों की समय सीमा अगले महीने की 5वीं तारीख तक बढ़ा दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। इटालियन ओपन टेनिस में विंबलडन चैंपियन और कजाकिस्तान की 7वीं वरीयता प्राप्त एलेना रिबाकिना ने आज रोम
में सेमीफाइनल में पूर्व फ्रेंच ओपन विजेता लातविया की येलेना ओस्टापेंको को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। येलेना कल सेंटर कोर्ट में होने वाले फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की एलिना कालिनिना से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। तीसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव का सामना पांचवीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानो सित्सिपास से होगा, जबकि चौथी वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रूड का सामना विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के होल्गर रूड से होगा। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। उत्तराखंड में प्रसिद्ध सिख तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कल सुबह गोविंद घाट गुरुद्वारे में गुरबाणी, अरदास, सुखमणी पाठ, शबद कीर्तन किया गया। इसके बाद गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में 600 श्रद्धालुओं का पहला जत्था धार्मिक मंत्रोच्चारण और बैंड धुनों के बीच घांगरिया के लिए रवाना हुआ। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के पंच प्यारों की अगुवाई में एक जुलूस के रूप में हेमकुंड साहिब लाया गया। तेज हिमपात को देखते हुए गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन न्यास ने आज केवल 2500 तीर्थयात्रियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस बीच यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 1000 से अधिक किसान, मधुमक्खी पालक, शहद प्रसंस्करणकर्ता, उद्यमी और शहद उत्पादन से जुड़े अन्य लोग हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में कई प्रकार के शहद और मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने 500 अमरीकियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। सूची में पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, राजनीतिक टिप्पणीकार राहेल मादोव और टेलीविजन होस्ट स्टीफन कोलबर्ट शामिल हैं। रूसी विदेश मामलों के मंत्रालय ने आज अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा कि वो अमरीकी द्वारा प्रतिबंधों के जवाब में कुछ अमरीकियों के प्रवेश को रोक रहा है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। भारतीय रिजर्व बैंक की 2000 के नोट के चलन को बंद करने की घोषणा सभी अखबारों की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा ने इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। अमर उजाला का कहना है बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक बदलवा या जमा कर सकेंगे। फिलहाल वैध मुद्रा रहेगी। राजस्थान पत्रिका ने इन नोटों के प्रचलन को बंद करने के बाद लोगों के मन में उठने वाले हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया है। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने दुनिया का ध्यान खींचा। पिछले साल 82 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। दैनिक भास्कर की खबर है। G7 में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद और सीमा विवाद पर पाकिस्तान तथा चीन को घेरा। नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान को दिया है कि सभी देश आतंकवाद मुक्त माहौल बनाएं। हिंदुस्तान की सुर्खी है कि प्रधानमंत्री ने कहा, सीमा पर शांति से ही पड़ोसियों के साथ संबंध सामान्य होंगे। देश के प्रतीकों से जुड़ा है नया संसद भवन। राष्ट्रीय सहारा ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल के आकार के डिजाइन से तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को कि दिल्ली में तबादलों के लिए प्राधिकरण बनाया गया है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे, मुख्य और प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे। CUET के लिए पिछले साल से ज्यादा परीक्षार्थियों 21 मई से 3 मई शिफ्ट में शुरू होगी परीक्षा। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र ने बताया है कि 21 से 24 मई तक होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस चिंताजनक खबर को प्रमुखता से दिया है कि दुनिया के आधे बड़े जलाशय, झीलें सूखने की कगार पर। पत्र ने संकट में सरोवर शीर्षक से देते हुए लिखा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी कोलोराडो के विशेषज्ञों ने शोध में ये जानकारी दी कि दुनिया की 25% आबादी पर असर पड़ने की आशंका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। क्वाड देशों के नेताओं के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के अंतर्गत 2000 रुपये के नोट वापस लिए, नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई को अपनाने की इच्छा व्यक्त की। और इटालियन ओपन टेनिस के फाइनल में आज दोपहर कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना का सामना यूक्रेन की एंजेलिना कलिनिना से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।